हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर रहे होंगे। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। यस बच्चे, तो हम अपने जितनी भी सीरीज है वो हमारे टेट एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और सेकंड थिंग मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करेंगे, सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सकेगा क्योंकि मैं जितने भी आपको टॉपिक करवा रही हूँ, मैं फुल चैप्टर आपको करवा रही हूँ ताकि बच्चों को कहीं से भी कोर्स अफोर्ड परचेज ना करना पड़े क्योंकि कई स्टूडेंट होते हैं जो क्या होता है बच्चे कि वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उस जो भी चल रहा होता है ना कि ये आपका चैनल है, वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा इतने पैसे का है, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो चैप्टर्स करवा रही हूँ। और मैं इसलिए चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सके ताकि बच्चों को इसका फायदा हो। तो बच्चे, हम यूजीसी नेट का पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर सेकंड है हम वो कर रहे थे, जिसमें हम यूनिट 10 कर रहे थे। आज हम उसका थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है बच्चे डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, रोल ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस मीन्स लोकतांत्रिक शासन। इट मीन्स जनता का शासन। यानी कि जनता क्या है, वहां पर शासन करती है। सेकंड थिंग क्या है बच्चे, बहुमत का शासन। बहुमत का शासन यानी कि मेजोरिटी किसकी होती है बच्चे, जनता की होती है। और वो शासन कैसा होता है कि मेजोरिटी लोगों के होती है, तो इसीलिए वो बहुमत का शासन कहलाया जाता है। हमारे इंडिया में जो 2/3 मेजोरिटी से क्या है, नेताओं को चुना जाता है, तो इस तरीके से क्या है बच्चे, हम बहुमत का शासन इसे कह रहे हैं। नेक्स्ट हम जो करेंगे ना, जो हमारा लोकतांत्रिक शासन है या डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है, उसके टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। टूल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, राइट। इसके कितने टूल है बच्चे, 2 टूल्स हैं इसके। एक तो है हमारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सेकंड है हमारा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये स्टूडेंट, जो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है ना, ये क्या होती है, इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ये क्या होती है बच्चे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में मेनली जो इसके टूल है ना, वो टू है, सॉरी 3 टूल्स हैं जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कितने टूल है बच्चे, 3 हैं। कौन कौन से है बच्चे, अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो है हमारा सिटीजन्स सिटीजन्स इनिशिएटिव, सिटीजन इनिशिएटिव। सेकंड है हमारा बच्चे रिकॉल। तीसरा है हमारा रेफरेंडम। रेफरेंडम, राइट। तो जो ये हमारा सिटीजन इनिशिएटिव है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे जनता होती है ना, वो क्या करती है, इसमें जनता स्वयं विधानमंडल में क्या करती है बच्चे, कोई ना कोई कानून पास कर सकती है। हम एग्जांपल लेते हैं स्विट्जरलैंड का। ठीक है, स्विट्जरलैंड में क्या होता है बच्चे, विधानमंडल में कोई कानून पास करना होता है ना, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब वहां पर क्या होता है, जनता ही क्या है, सब कुछ होती है। 50,000 लोग क्या है वहां पर अपना कानून बना सकते हैं, किसी भी अमेंडमेंट के थ्रू या किसी भी तरीके से वो क्या है, अपना कानून पास करवा सकते हैं। कहां पर, विधानमंडल में। कहां, कौन सी जगह पर, स्विट्जरलैंड में। तो बच्चे ये क्या है, आपकी सिटीजन इनिशिएटिव है। मतलब जनता को क्या है, इतनी ज्यादा क्या है, अधिकार मिला हुआ है। किसी भी संविधान में नागरिक मिलकर, सभी नागरिक मिलकर क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद है
ये जो हमारा है ना रेफरेंडम, इसमें क्या होता है बच्चे, सीधे जनता से राय ली जाती है। मतलब आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है क्या, कि ये चीज जो हमने बनाई है या ये कानून जो हमने बनाया है, वो डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है ये सही है या गलत है। तो ये क्या है, रेफरेंडम, मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष रूप से हम क्या है, जनता से कोई ना कोई चीज पूछ रहे हैं कि ये सही है या नहीं है। जो वीटो पावर होती है ना, वो कहीं ना कहीं इसी का क्या है, एग्जाम्पल है। वीटो पावर, जो वीटो की शक्ति जनता के पास होती है ना बच्चे, रेफरेंडम, ये कहाँ से है, ये हमारी रेफरेंडम से ही होती है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जनमत संग्रह करवाया जाता है। वीटो की शक्ति किसके पास है बच्चे, जनता के पास होती है। किसके पास होती है, जनता के पास, ना कि उन लोगों के पास जो शासन को चला रहे हैं। राइट, तो ये क्या है, हमारी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक टूल है। उसके बाद है बच्चे रिकॉल। अब लोगों ने क्या किया, अपने निर्वाचित व्यक्तियों को चुन लिया। राइट, अपने लिए कुछ लोगों को चुन लिया। अब क्या हो रहा है कि वो लोग ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो जनता क्या करेगी, जो उनके पहले चुने हुए व्यक्ति थे उनको क्या करेगी, वापस बुला लेगी, यानी कि रिकॉल, उनको दोबारा से कॉल करके बुला लेगी, है ना। तो ये क्या है, हमारा रिकॉल है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है बच्चे, निर्वाचित सदस्यों को दोबारा बुलाया जा सकता है, उनको वापस बुलाने की शक्ति है किसी भी व्यक्ति को। अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी क्या होती है बच्चे, जिसमें जनता अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि को चुनती है, अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि को चुनती है। कैसे चुनती है बच्चे, अब जो हमारे चुने हुए व्यक्ति होते हैं, विधानमंडल में बैठते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। राइट, उसके बाद जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की या अप्रत्यक्ष जो हमारा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, उसमें सबसे बड़ा इंडिया का एग्जाम्पल ले तो हमारा क्या है, जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का ही एक रूप है। जो हमारे राष्ट्रपति हैं या राज्यपाल हैं, वो सारे क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के थ्रू चुने जाते हैं। राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, वो सब भी क्या है, ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी से चुने जाते हैं। यस स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है, ये जो हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है या लोकतांत्रिक शासन है, लोकतांत्रिक तांत्रिक शासन जो है हमारा, ये स्टूडेंट्स, इसके क्या लक्षण है, लक्षण क्या है इसके, इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें क्या होता है, अधिकार और स्वतंत्रताएं होती है, अधिकार और स्वतंत्रताएं होती है कि नहीं, हमें स्वतंत्रता मिली हुई है ना, घूमने की स्वतंत्रता, अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता, ऐसी बहुत सारी स्वतंत्रताएं है ना, जो आर्टिकल और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। उसके बाद हमें कुछ राइट्स भी मिले हुए हैं, ह्यूमन राइट्स हैं हमारे या फंडामेंटल राइट्स हैं। उसके बाद क्या है, नियमित चुनाव। देखो, अगर इलेक्शन टाइम पर नहीं होंगे तो क्या देश की व्यवस्था ठीक प्रकार से चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। तो इसीलिए नियमित चुनाव होना भी जरूरी है, यानी कि टाइम पे इलेक्शंस करवाए जाने जरूरी है। निर्वाचित प्रतिनिधि, निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं वो क्या करते हैं बच्चे, देश का शासन चलाते हैं। उसके बाद है हमारा कानून का शासन या रूल ऑफ लॉ। क्या होता है इसमें, कानून के ही अकॉर्डिंग सारे कार्यों को किया जाता है, या जो भी कार्य होंगे वो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग होंगे, कानून के शासन के अकॉर्डिंग होंगे। इससे क्या फायदा होगा बच्चे, जनता की जो अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं उनका हनन नहीं होगा। तो इस तरीके से जो कानून का शासन है वो भी क्या है, हमारा डेमोक्रेटिक शासन का क्या है, एक लक्षण है, या आप कह सकते हो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का एक लक्षण है। उसके बाद क्या बच्चे, स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वतंत्र है ना हमारी, किसी भी निर्णय को लेने के लिए, न्यायपालिका, उस पर किसी भी प्रकार का क्या है, कोई दबाव नहीं होता कि वो स्वतंत्र है और अपने निर्णयों को स्वतंत्रता पूर्वक ले सकती है। उसके बाद क्या है, संगठित विरोधी दल, है ना, विरोधी दल का होना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा बच्चे, अपने जो पसंद के कानून है वो बन जाएंगे, अपने मतलब की जो कानून है उनको पास कर लेंगे। क्यों,
क्योंकि गवर्नमेंट जिनकी होगी वो अपना बेनिफिट देंगे, लेकिन अगर विरोधी दल साथ में होगा तो वो क्या करेगा, ऑब्जेक्शन करेगा कि ये जो कानून आपने बनाया है ये पब्लिक के लिए सही नहीं है, आप इसको क्या करें, क्रॉस कर दे। तो विरोधी दल का लोकतांत्रिक शासन में होना बहुत जरूरी है। उसके बाद है बच्चे, जनता को राजनीतिक शिक्षा देना। जनता को राजनीतिक शिक्षा देना। देखो स्टूडेंट्स, ये राजनीतिक शिक्षा क्या है, देखो अब हमें अपने राइट्स पता है, हमें अपनी फ्रीडम पता है, हमें अपनी ड्यूटीज भी पता है। तो जनता को राजनीतिक शिक्षा, अब मान लीजिए किसी गवर्नमेंट ने आकर कोई लॉ पास कर दिया, जनता को पता है ना कि ये कानून हमारे लिए सही है या नहीं है, ठीक, तो उससे क्या होगा कि उसको पॉलिटिकल नॉलेज है, एजुकेशन है उसको उस चीज की, तो वो क्या करेगा, उसको पॉइंट आउट करेगा। आजकल तो हमें इतने ज्यादा राइट्स मिले हुए हैं ना, लेकिन हमें सूचना का अधिकार है ना, तो राइट टू इंफॉर्मेशन है, तो उससे क्या है, हम किसी भी गलत कार्य को होने से रोक सकते हैं। तो इस तरीके से जनता को राजनीतिक शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। समानता के सिद्धांत पर होनी चाहिए। क्या बच्चा, समानता के सिद्धांत होना चाहिए। देखो जो समानता का सिद्धांत क्या है कि सभी को समान समझा जाना चाहिए। ये नहीं है कि एक व्यक्ति का तो आप बिल्कुल अच्छे से भला कर रहे हो, अब मान लीजिए कोई भी हमारा क्या है, बिल पास होता है, जैसे हम मनी बिल की बात करते हैं, धन विधेयक पास होता है या धन बिल पास होता है, तो उसमें क्या है, एक पोर्शन को तो आप बहुत अच्छे से उसको सुविधाएं दे रहे हो और जो गरीब है उनको कोई सुविधा नहीं दे रहे हो, तो उससे क्या होगा, वो चीज ठीक नहीं होगी। जो हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है ना, वो समानता के सिद्धांत को क्या करता है, बल देता है बच्चे, कि सबको हमने क्या करना है, इक्वल समझना है। तो ये क्या है, हमारे लोकतांत्रिक शासन के कुछ लक्षण थे जिनको आप नोट कर सकते हो। नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि स्क्रीनशॉट क्या होता है, कई बार फोन हमारा खराब हो जाता है या डाटा डिलीट हो जाता है, तो इसीलिए आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, साथ के साथ समझिए और नोट्स बनाइए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये स्टूडेंट्स, आगे है लोकतांत्रिक शासन में व्यक्ति की भूमिका, यानी कि जो लोग हैं उनका क्या रोल है। सबसे बड़ा रोल तो ये है बच्चे कि ये भ्रष्टाचार को रोकते हैं, है ना कहीं लोगों को जब अपने लोगों को अपने राइट्स का पता चला है ना, तब से लोग क्या है, अवेयर हो गए हैं। यानी कि जो व्यक्ति भ्रष्ट होते हैं वो भ्रष्टाचार को फैलाते हैं, तो उनके प्रति क्या होती है, लोगों को इतनी नॉलेज होती है कि उनको वो रोक सकते हैं या उनके खिलाफ एफआईआर करवा सकते हैं या उनको उनके पद से हटवा सकते हैं। तो भ्रष्टाचार को क्या है, लोकतांत्रिक शासन में रोका जा सकता है। दूसरी बात क्या है बच्चे, जनता जो है ना, जो व्यक्ति की भूमिका वो महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर क्या है, जनता होती है, जनता ही तो सब कुछ होती है। अभी हमने डिस्कस किया था ना, जनता का शासन या बहुमत का शासन, तो जनता क्या है, सबसे सर्वोपरि होती है। तो इसीलिए क्या है, जनता की जो अधिकार है, उनकी स्वतंत्रताएं हैं, उनको ध्यान में रखकर क्या है, कोई भी कानून बनाया जाता है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में क्या है, जनता सबसे ऊपर होती है। अब जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं, है ना, जितने भी प्रशासन से रिलेटेड कार्य होते हैं, उसमें क्या होती है बच्चे, एक तो जवाबदेहिता होती है ना, और दूसरी क्या होती है, पारदर्शिता, यानी कि ट्रांसपेरेंसी होती है। किसी भी काम को कर रहे हैं ना, तो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है वो काम, जो भी वो किसी भी घपले या इस तरीके की कोई चीजों का इसमें इन्वॉल्वेंस नहीं होता है। तो ये क्या है बच्चे, लोकतांत्रिक शासन में जवाबदेहिता आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और क्या है, इसमें पारदर्शिता हो गई है, क्योंकि व्यक्ति जो है, जो प्रशासन है, उसको क्या है, रोक सकता है। जनता को अधिकारों का पता है ना, तभी तो रोक सकता है ना। अगर जनता को अवेयरनेस ही नहीं है अपने अधिकारों के और स्वतंत्रताओं के, तो वो कैसे रोक सकता है, नहीं रोक सकता है। तो इस तरीके से बच्चे क्या है, जनता को क्या है, प्रशासन की हर एक चीज का पता है, तो उसको, अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसको रोक सकता है। इससे क्या होती है, लोकतांत्रिक शासन को मजबूती मिलती है। यानी कि लोकतांत्रिक शासन क्या होता है, मजबूत होता है। अगर लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पता चलता है, होता है, तो वो
शासन कैसा होगा, वो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस मजबूत होगी। अदरवाइज तो ऐसे ही चलती रहती है दुनिया, राइट। प्रशासनिक सत्ता में जैसे दुरुपयोग होता है ना किसी भी चीज का, व्यक्ति का योगदान प्रशासन इन सब से अधिक है। क्या है, जो व्यक्ति का शासन है वो प्रशासन से भी अधिक है, प्रशासन से भी अधिक है। व्यक्ति ही सब कुछ है, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है, सर्वोपरि है, राइट। तो इसीलिए प्रशासन क्या है, कुछ नहीं है। प्रशासन वही करेगा ना जो जनता के फायदे का होगा, नहीं तो उसको बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जब व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति क्या होता है, जागरूक होता है ना, जागरूक होता है ना, तो जो लोक कल्याणकारी योजनाएं होती हैं या कोई भी रूल बना है, अधिकार है, स्वतंत्रताएं हैं, अगर वो जागरूक होगा तो इनको फटाफट से रोक सकेगा, प्रशासन को भी। और जो नेता गलत तरीके से काम कर रहा है, भ्रष्टाचार को फैला रहा है, तो उन चीजों को क्या कर सकता है, व्यक्ति रोक सकता है। तो इस तरीके से बच्चे लोकतांत्रिक शासन में ये व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद हम करेंगे बच्चे नागरिक समाज की भूमिका। लोकतांत्रिक शासन में नागरिक समाज की भूमिका। यस स्टूडेंट्स, लोकतांत्रिक सुशासन में लोकतांत्रिक सुशासन में नागरिक समाज की भूमिका। देखो बच्चे, अभी तो हमने किया था व्यक्ति की क्या भूमिका है, अब हम बात कर रहे हैं कि नागरिक समाज की क्या भूमिका। नागरिक समाज में क्या होता है बच्चे, जो इंटरनेशनल लेवल पर, राइट, इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, या आप कह सकते हो कि हम कंपैरिजन करते हैं ना, कंपैरेटिव जो हमारी गवर्नमेंट होती है या गवर्नेंस होती है उसके बारे में, या फिर भारत में जितने भी नागरिक समाज में जितने भी एनजीओ चल रहे हैं वो क्या करते हैं, इसमें अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। किसमें बच्चे, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में, कि वो जो कार्य हो रहे हैं वो ठीक हो रहे हैं नहीं। इंटरनेशनल लेवल पर क्या होता है बच्चे, जैसे मान लीजिए दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध खराब हो रहे हैं किसी वजह से, तो इस चीज का ध्यान दिया जाता है। तुलनात्मक सरकार या राजनीति, भारत की राजनीति को अगर हम अमेरिका की राजनीति से कंपेयर करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, वो जो रूल्स बने हैं, वो जो कानून बने हैं, वो हमारे देश के लिए और अमेरिका के लिए सही है या गलत है, इसका ध्यान रखा जाएगा। हमारे रिश्तों में इंटरनेशनल लेवल पर कोई खटास या किसी तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। और एनजीओ क्या है, ये ध्यान रखते हैं कि किस तरीके से शासन हो रहा है, ये अच्छा शासन भी हो रहा है या नहीं। अगर कोई बिल गलत पास हो जाता है तो उसके खिलाफ एनजीओ तभी खड़े हो जाते हैं। तो एनजीओ का होना भी बहुत जरूरी है। यानी कि नागरिक समाज की भूमिका लोकतांत्रिक शासन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा नागरिक समाज है ना बच्चे, इसमें हमने देखा ना, हमारे जो हित समूह होते हैं, है ना, दबाव समूह होते हैं, दबाव समूह जो हमारे होते हैं वो भी क्या ध्यान रखते हैं कि ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है ये सही है या गलत है, या नागरिक समाज में मतलब नागरिक के हित समूह और दबाव समूह की इंपॉर्टेंस रहती है। इसमें ये ध्यान दिया जाता है सरकार उनके हितों में काम करने के लिए मजबूर करते हैं। कौन बच्चे, जो आपके एनजीओ होते हैं वो सरकार को क्या करते हैं, दबाव समूह है, हित समूह है, वो सरकार को क्या करते हैं, मजबूर करते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, अगर वो जनता की भलाई का कार्य है। और इसमें आप देख सकते हो ना कि जो नागरिक समूह है, बहुत सारे अभियान चलाए गए हैं ना, नागरिक समूह है जो बहुत सारे अभियान चलाए गए थे बच्चे। जैसे हमें जो राइट टू इंफॉर्मेशन है ना, वो भी इसी के थ्रू मिला है। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार जिसकी हम बात करते हैं, वो किस लिए मिला है, हमारे हित के लिए मिला है। या स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, ट्रांसपेरेंसी है ना, स्वच्छ भारत का अधिकार है हमें, कि हमें स्वच्छता चाहिए ना, स्वच्छ भारत का अधिकार। और क्या है बच्चे, पर्यावरण हमारा स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि अगर पर्यावरण अच्छा नहीं होगा तो फिर हम सांस नहीं ले पाएंगे ना। और क्या बात कही है इन्होंने बच्चे, कि
ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर। जो हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है उसमें ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद इन्होंने कहा है बच्चे, इसके साथ ही जो मीडिया है, देखो मीडिया तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मीडिया अगर हमें सही इंफॉर्मेशन देगा ना, किसी तरीके की मिलावट नहीं होगी, तो हमें सारी इंफॉर्मेशन प्योरली मिलती रहेगी और हम एनालिसिस कर सकते हैं कि जो कानून बना है या जो जो भी बिल पास हुआ है वो सही है या गलत है। तो इस तरीके से बच्चे मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीडिया में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है और मीडिया जो है ना, हम उस पर बहुत ज्यादा आज के टाइम में डिपेंड है। तो हमेशा अगर सच दिखाया जाए तो कहीं ना कहीं हम सही निर्णय ले सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे जो हमारा लोकतांत्रिक सुशासन है उसमें नागरिक समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद है हमारा बच्चे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट जो है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में चुनौतियां क्या क्या है, राइट। लोकतांत्रिक शासन की चुनौतियां। देखो स्टूडेंट, सबसे बड़ी चुनौती तो क्या है, लोकतंत्र को मजबूत करना या उसको बनाए रखना, है ना। मजबूत करना या उसको बनाए रखना। देखो अगर लोकतंत्र ही नहीं होगा या डेमोक्रेटिक ही नहीं होंगे हम, तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है, लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखना या इसको सही तरीके से, मतलब इसको आगे चलाना। अगर लोकतंत्र मजबूत होगा तो ही तो क्या है, हम डेमोक्रेटिक गवर्नेंस कर पाएंगे, राइट, यानी कि सुशासन कर पाएंगे। अगर लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा तो ये मतलब लोकतंत्र को हमने मजबूत करना है, सबसे बड़ी चुनौती है ये हमारी लोकतांत्रिक सुशासन के लिए। सेकंड क्या है बच्चे, महिलाएं जो है, महिलाएं या जो अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या क्या है, कम है, अल्पसंख्यक समूह है, उनकी क्या सरकार में भागीदारी है या समाज में उनकी क्या भागीदारी है, ये भी हमने क्या करना है, सुनिश्चित करना है बच्चे कि महिलाएं और जो अल्पसंख्यक समूह है वो जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है, सबसे बड़ी चुनौती है उनके सामने कि इनको भी हमने इक्वल रखना है या आगे लेकर आना है। तो इन लोगों की कहीं ना कहीं जो जरूरतें होती हैं, अधिकार होते हैं, वो पिछड़ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की। नेक्स्ट क्या है बच्चे, हमारा जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की चुनौती है वो क्या है, राजनीतिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता। जो राजनीतिक अधिकार है ना हमारे, और अधिकार, और जो नागरिकों की स्वतंत्रताएं हैं, नागरिक स्वतंत्रता, उनमें क्या आ रही है बच्चे, गिरावट आ रही है ना। कैसे, मैं बताती हूँ आपको। जैसे हमें जो हमारे राजनीतिक अधिकार हैं वो कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक सुशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। नागरिकों की जो स्वतंत्रताएं हैं उनका हनन हो जाता है। हम कितनी बार देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स के मतलब इतने गलत गलत काम होते हैं ना, तो ह्यूमैनिटी के अकॉर्डिंग वो क्या है बच्चे, बहुत गलत है। और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है हमारे इंडिया में, तो वो तो बिल्कुल ही मतलब नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकते। तो नागरिकों की जो स्वतंत्रता है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई हुई है। आप देखो ना, कहीं बाहर रात को आप अकेले घूम फिर नहीं सकते क्योंकि क्राइम इतना ज्यादा है। तो इस तरीके से जो नागरिकों की स्वतंत्रता है उनको और ज्यादा ऊपर उठाना है, ये भी क्या है, लोकतांत्रिक शासन के सामने एक बड़ी चुनौती है। दूसरी क्या है, बढ़ती सत्तावादिता, बढ़ती सत्तावादिता या व्यक्ति पूजा, व्यक्ति पूजा। देखो हमारे ना डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एक व्यक्ति को क्या है, हम सब कुछ मान लेते हैं, सर्वोपरि मान लेते हैं, और इसमें क्या है, सत्तावादिता बढ़ जाती है। यानी कि जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसमें अपनी सत्ता के बारे में या अपने जो शासन चल रहा है उसकी मतलब इतनी ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बातें की जाती है, उस व्यक्ति को ही सब कुछ मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है वो एकदम खत्म हो जाएगा, पीछे चला जाएगा। इन सब चीजों को,
इनको हमने क्या करना है, खत्म करना है और नागरिक स्वतंत्रताओं को उभारना है। महिलाओं की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के समूह की जो जितने भी कार्य हैं या जितने भी इनके अधिकार हैं, इनको और आगे बढ़ाना है। इन सबको वो स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए। लोकतंत्र को मजबूत करना है। सबसे बड़ी चुनौती तो हमारे पास आज के समय में यही है। तो बच्चे, ये जो हमारा सोसाइटी है या इंडिविजुअल जो हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का टॉपिक है, यहीं पर खत्म होता है। स्टूडेंट, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।